जी दोस्तों, आपको आज द हॉट इशू के 56th एपिसोड में मैं वेलकम कहता हूं। और सबसे पहले अपने बलोच साथियों को, अपने बलोच समाचारों को, अपने बलोच इनकलाबियों को हम आज 11 अगस्त को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। और यौम आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ हम अपने बलोच भाइयों और बहनों को, माओं और बुज़ुर्गों को और बच्चों को और बच्चियों को हम मुबारकबाद देते हैं कि आज वो अपनी आज़ादी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान की काबिज फ़ौजों को नाकों चने चबवा रहे हैं और पाकिस्तान की काबिज फ़ौजों को पसपाई पर मजबूर कर रहे हैं। मैं उन दोस्तों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं जो हमारे बलोच दोस्त डायस्पोरा में यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, एग्ज़ाइल में हैं, लेकिन उन्होंने भी कमाल की हिम्मत का मुजाहरा करते हुए हमेशा बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक की आवाज़ को आलमी सतह पर उजागर किया। ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट कमीशन के जो सेशंस होते हैं उनमें हम अक्सर देखते हैं कि हर सेशन में बलूचिस्तान का कैंप लगा होता है, उनकी कन्वेंसिंग हो रही होती है और वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। और पश्तूनों के साथ जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं उनके साथ और सिंधियों के साथ जो है उनकी यकजहती होती है। वहाँ पर वो जलसे करते हैं और हमें अपनी तहरीक के ताज़ा तरीन हालात से आगाह करते हैं, जो यकीनन हम सब के लिए जो पाकिस्तान से निजात हासिल करना चाहते हैं एक इंतहाई हौसला अफजा मौका होता है। उससे हमें ताकत आती है, हौसला आता है और हम सब वहाँ पे आपस में यकजहती का इजहार करते हैं। तो सबसे पहले तो बलूचिस्तान के तमाम दोस्तों को आज उनके यौम आज़ादी मुबारक हो। 11 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत बलूचिस्तान जो है वो ब्रिटिश जो इम्पीरियलिज्म है उससे उसने आज़ादी हासिल की। लेकिन 27 मार्च सन 1948 को जो है वो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर फौजकशी करके कब्जा किया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह उन्होंने 22 अक्टूबर सन 1947 को जम्मू कश्मीर की आज़ाद रियासत पर हमला करके जम्मू कश्मीर के इलाकों पर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा किया। दोस्तों और साथियों, इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि मीडिया में गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पे चलने वाली कोई भी तहरीक हो या कोई भी मुजाहरा हो या कोई भी जो है वो धरना हो, उसकी कोई खबर जो है पाकिस्तानी मीडिया पर आपको नज़र नहीं आती। और हालांकि वहाँ रोज़ की बुनियाद पर मुजाहरे भी हो रहे हैं और रोज़ की बुनियाद पर धरने भी हो रहे हैं। मैं आपको ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ किन्नौदास की, कि गिलगित में किन्नौदास में बिजली की जो बदतरीन लोड शेडिंग है उसके ख़िलाफ़ कल एक बहुत बड़ा धरना दिया गया शहरियों की तरफ से। और उन्होंने कहा कि हम आपके जो मीटर हैं, जो लगे हुए स्मार्ट मीटर्स, इनको उखाड़ के फेंक देंगे और पूरे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें हम अपने मुजाहरों को फैला देंगे। ये धरना चीफ कोर्ट के सामने, यानी उन गिलगित बल्तिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने दिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, जो POJK है, मगरबी जम्मू का वो हिस्सा जो जम्मू सूबे से काट लिया गया पाकिस्तान के कब्जे के बाद, वहाँ पे भी वोल्टेज, जो बिजली का वोल्टेज है उसकी कमी के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। और ऐसा ही एक मुजाहरा कल भी हुआ है। अब वोल्टेज की कमी की वजह से देखें, ना तो फ्रिज चलते हैं, ना वहाँ पे AC चल सकता है, और सबसे बढ़ के ये कि इंटरनेट ही नहीं है। तो लेकिन ये खबर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर खबर मिलेगी कि जी वो पता नहीं श्रीनगर में शायद इंटरनेट बंद कर दिया है 5 अगस्त को, ताकि दहशतगर्द जो है वो आपस में कम्युनिकेट ना कर सकें। एनीवे, आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक तरफ तो हर रोज़ गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं मुजाहरे हो रहे होते हैं। कभी तुलबा के मुजाहरे हो रहे होते हैं, कभी शहरियों के, कभी ताजरान के, और कभी जो है वो जो
पीटीडीसी के जो मोटेल्स हैं उनके जो लोगों को उन्होंने बेरोज़गार किया है, 25 मोटेल्स बंद करके गिलगित बल्तिस्तान में, उनके मुलाजमीन जो है उनके मुजाहरे भी देखने में आते हैं। खैर वो अब कोर्ट में चले गए हैं इस फैसले के ख़िलाफ़, तो देखते हैं कोर्ट क्या करती है। लेकिन इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर ख़राब है, यानी सड़कें, पुल, ब्रिज, हस्पताल वगैरह, स्कूल, इसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बोसीदा है कि आए दिन हादसात में कीमती जानों का नुकसान होता है। लेकिन चूंकि गुलाम कौम के जो अफराद होते हैं उनकी हाकिम कौम की नज़र में कोई वक़्त नहीं होती, इससे बढ़ के कि वो कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके तदारक के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। यानी कहीं पे कोई टर्न है तो वहाँ कोई आपको बैरियर्स नज़र नहीं आएंगे कि गाड़ी खाई में ना गिर जाए। बेशुमार जो सड़कें हैं वो मड रोड्स हैं, यानी वो कच्ची सड़कें हैं। तो ऐसे ही चलास में से खबर आई है कि दयामर की जो तहसील है गौहराबाद, वहाँ पे एक कार खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 3 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और 3 कीमती जानें जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गईं। इनका ताल्लुक गिलगित बसीन से बताया जाता है। इसी तरह आप देखें कि जो जुनूब मगरबी बलूचिस्तान है वहाँ पे चमन के शहर में धमाका हुआ है आज, और उसमें 6 जो है वो लोग हलाक हुए हैं और 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। उनमें 2 की हालत नाजुक है, लिहाजा मरने वालों की तादाद में इजाफा मुतवक्का है। हम ये नहीं चाहते कि हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है। आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान की कुल आबादी जो है वो 70 लाख और 1 करोड़ के दरमियान है, लेकिन वो पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा सूबा है और सबसे रिच सूबा है। वहाँ पे सोना, तांबा, तेल, कीमती हीरे जवाहरात, हत्ता के यूरेनियम तक की वहाँ पे कानें मौजूद हैं, और इसीलिए अब चाइना और पाकिस्तान जो है वो मिल के उसको लूट रहे हैं। पाकिस्तान ने तो बलूचिस्तान को चीन के आगे बेच दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ख़राब है कि वो अब उन्होंने जैसे कोई नशेई अपने घर की चीज़ें बेच के नशा पूरा करता है, इसी तरह वो अपने जो पर्क्स हैं, उनकी जो अयाशियाँ हैं, उनको ऐसी आदत और लत पड़ चुकी है कि उनको वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनको जारी रखने के लिए वो उधार ले रहे हैं, कर्ज़े ले रहे हैं, और उन कर्ज़ों के एवज़ वो ऐसे मुआहदे कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ मुल्क की सालमियत जो है, पाकिस्तान की सालमियत, उसको फ़रोख्त कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ ज़मीन भी फ़रोख्त कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि 54 अरब डॉलर का सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो शिनचांग से शुरू होकर ग्वादर तक का है ये सारा सिलसिला, और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बलूचिस्तान में तैनात है, और जगह जगह पर वहाँ पर चौकियाँ, हर 300 मीटर के बाद जो है वो चौकी है, और उस चौकी के ऊपर जो है वो क्या उसे कहते हैं, लोगों को चेक किया जाता है और लोगों को अगवा किया जाता है, डिसअपीयर किया जाता है। बलूचिस्तान जो है ये असल में 1667 में, यानी 1666 में मुख्तलिफ कबाइल को इकट्ठा करके जो खाने बलोच हैं उन्होंने इसकी पहली कन्फेडरेसी की बुनियाद रखी, यानी एक किस्म का मुल्क बनाया है उसको। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद 1939 में बलूचिस्तान जो है इस पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, और फिर ये कब्ज़ा जारी रहा पार्टीशन के वक्त तक, जब तक 11 अगस्त 1947 तक। दोस्तों साथियों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त 14 अगस्त आ रही है, और 14 अगस्त के ऊपर जो है वो पाकिस्तान पूरा मीडिया, अखबारात, मसाजिद, मौलवी, उनके जो हैं ये सारे पाकिस्तान का झंडा लेकर बाहर निकलेंगे, और मदारस के जो मासूम बच्चे हैं जिनको फ्री खाना, फ्री अकोमोडेशन और फ्री कपड़ों के एवज़ जो है वो लोग मदरसों में गरीब लोग छोड़ जाते हैं, और फिर ये उनके जहन को परागंदा करते हैं, उनके जहन को पॉइजन करते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और जहादी फ़िलासफ़ी के ज़रिए। उनको लेकर ये निकलेंगे और जुलूस भी निकलेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस दफ़ा सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान में कोई शख्स भी जो है वो हमारा पाकिस्तान का जो परचम है, हमारा कोई आदमी भी वो परचम लेकर बाहर ना निकले, बल्कि अगर हिम्मत है, अगर जुर्रत है तो टोलियों में निकले काला परचम लेकर, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो काली पट्टियां बांधें और काली पट्टियां बांधकर तस्वीरें खींचकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। इसलिए कि देखें, मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूँ। देखो साथियों, हमने बड़ी जदोजहद की। मुझे वो वक्त याद है जब गालबन 1993 में या 94 में रावलपिंडी में NSF JK NSF का कन्वेंशन हुआ। मैं डॉक्टर था वहाँ पिंडी में, तो मुझे ज़ाहिर है मेरा राब्ता था स्टूडेंट्स के साथ भी, तो उन्होंने मुझे दावत दी और मैं गया और मुझे उन्होंने बड़ी मेरी आओ भगत की, मुझे स्टेज पे बिठाया। नादर सिनेमा रावलपिंडी में ये कन्वेंशन हुआ था। वहाँ पे मैंने तकरीर की थी और मैंने वहाँ पे कहा था कि पाकिस्तान कौमियतों का कैद खाना है, और मैंने ये भी कहा था कि एक्सक्यूज मी, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के हर गली कूचे और हर बाजार में लड़ी जाएगी। उस वक्त मेरे दोस्तों को शायद मेरी बात समझ नहीं आई। मैं आज आपको ये बात समझाता हूँ कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, मैंने उस वक्त ये बात इसलिए की थी कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लाखों की तादाद में लोग जो है वो अपने इलाकों से बाहर निकले हैं मजदूरी की तलाश में, और वह कराची, हैदराबाद और दूसरे शहरों में, और इसके अलावा जो है पंजाब के शहरों में, पख्तूनख्वा के शहरों में, सो के कोटा बलूचिस्तान के शहरों में भी आपको जो है वो कश्मीरी मजदूर और मेहनत कश मिलेंगे। लोगों घरों में काम करते हैं, कोई बावर्ची है, कोई माली है, कोई जो है वो किसी की दुकान पे काम करता है, कोई किसी की चाय की जो होती है कॉर्नर शॉप जिसको हम खोखा कहते हैं, चाय का खोखा, उस पे काम करता है। तो ये लोग फैल गए हैं। अब चूंकि पाकिस्तान एक ऐसी जाली और मसनूई रियासत है जिसने जो कौमें हैं, जैसे बलोच कौम है, सिंधी कौम है, कराची के जो उर्दू स्पीकिंग महाजर कौम है, इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून हैं, बलोच हैं और हम हैं, हमें ग़ुलाम बना के और हमें निचोड़ के, हमारे खून पसीने को निचोड़ के उस पर एक जाली रियासत खड़ी की है। लिहाजा लामहला इस इस्तेसाल और इस जुल्म के खिलाफ जो है वो बगावतों ने जन्म लेना था, और वो लेती भी रही हैं, लेकिन ये डिसकोऑर्डिनेटेड बगावतें थी। तो आपको पता होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सरबराह हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो लंदन में मुकीम हैं, उन्होंने हाल ही में सिंधु देश की तहरीक का साथ देने का ऐलान किया, और उन्होंने ऐलान किया कि हम सिंधु देश की आज़ादी की जदोजहद का नामियाती हिस्सा हैं, यानी उसका ऑर्गेनिक पार्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं एकदम चौंक गया, इसलिए कि दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए हैं, बड़े इनकलाबात, फ्रेंच रेवोल्यूशन को ले लें, लेकिन मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा नज़दीक आ जाता हूं, मैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन की बात कर लेता हूं, यानी जो इनकलाब रूस जिसको कहते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें लोग देते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन इनकलाब रूस को अगर आप पढ़ें और देखें तो 1905 में एक इनकलाब आया जो नाकाम हो गया, और 1917 में वही इनकलाब दोबारा आया और कामयाब हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि लेनिन और उनके जो साथी थे, उनके जो रफका थे, जो क़यादत कर रहे थे एक नैरेटिव की, पॉलिटिकल नैरेटिव की, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जब तक शहर का मजदूर तबका जो है वो जब तक देहात के किसानों के तबकात से नहीं जुड़ेगा, जार बादशाह का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। लिहाजा ये हुआ, और आपने देखा कि जार बादशाह जो है उसको महल छोड़ के भागना पड़ा, और वो इंटरप्ट हो गया। अब आप आए चाइना की तरफ। चाइना में मौजतों ने जो इनकलाब किया
तो पहले इनकलाब हुआ वुहान में 1925-27 में। वो इनकलाब नाकाम हो गया, बेशुमार उनके साथी कत्ल हो गए और मारे गए। वो इनकलाब शहरों में हुआ था और वुहान की गवर्नमेंट बनी। उसके बाद माओ वगैरह ये लोग पहाड़ों में चले गए और माओ ने फिर जो है ये कहा कि शहरों के अंदर जो है वो फौज, इंटेलिजेंस और साम्राज्य ममालिक की जो फौजें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि शहरों के अंदर रह के हम काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने देहातों का रुख किया और एक बड़ी मशहूर रिपोर्ट माओ ज़ेडुंग ने लिखी जिसको खूनान किसान रिपोर्ट कहा जाता है। उसमें उन्होंने तज्जिया किया था कि किसानों के अंदर कितने तबकात हैं और कौन सा तबका है किसानों का जिसके साथ हम अपना इत्तेहाद बना सकते हैं। लिहाजा किसानों की फौज बनाई, किसानों की को अपनी पार्टी में शामिल किया और बिल आखिर किसानों का और शहर के मजदूरों का इत्तेहाद बनाया। और वो जो इत्तेहाद बना वही फिर शंघाई, पेइचिंग, नानजिंग, इन सारे बड़े बड़े शहरों में जो है जब वो जुड़े इनके साथ, किसानों के साथ, तो वहाँ इनकलाब कामयाब हुआ। लिहाजा एक तरफ हम देखते हैं कि लेनिन ने जो मजदूर थे उनको किसानों के साथ जोड़ के इनकलाब किया और दूसरी जगह चाइना में हम देखते हैं कि माओ ज़ेडुंग ने किसानों को मजदूरों के साथ जोड़ के वहाँ इनकलाब किया तो वो कामयाब हुआ। अब मैं आता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस बयान की तरफ जिसमें उन्होंने कहा कि उर्दू स्पीकिंग सिंधी और सिंधी स्पीकिंग सिंधी मिलकर जो है वो सिंधु देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसके इस नैरेटिव के अंदर जाना चाहता हूं आपको लेके। उर्दू स्पीकिंग सिंधी कौन है? उर्दू स्पीकिंग सिंधी सिंध के जो शहर हैं वहां का मजदूर तबका है, वहां का निचला दरमियाना तबका है। ये वो तबका है जो कराची को ही नहीं पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। लिहाजा ये जो मुख्तलिफ शहर हैं, सक्खर है, हैदराबाद है, कराची है और दीगर जो शहर हैं जहां पे अर्बन वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास मौजूद है, उसका इत्तेहाद बनाया गया सिंधी स्पीकिंग सिंधी के साथ। अब ये सिंधी स्पीकिंग सिंधी कौन है? ये सिंधी स्पीकिंग सिंधी बेसिकली सिंध का रूरल पॉपुलेशन है। ये सिंध के किसान हैं, ये सिंध के मुजारे हैं, ये सिंध की धरती के असल वारिस हैं जो वहां अनाज उगाते हैं। लिहाजा जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने यह बयान दिया, और इस चीज़ को आप ज़रा गौर कीजिएगा कि अब उर्दू स्पीकिंग सिंधी और सिंधी स्पीकिंग सिंधी जो है वो मिल के सिंधु देश की बात करेंगे, सिंधु देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उस फार्मूले को पहचान लिया है जो इनकलाब के लिए असबस ज़रूरी है। बुनियादी सवाल है इनकलाब का, तबकात, कौन कौन से तबकात को जोड़ के इनकलाब किया जा सकता है। लिहाजा मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अब सिंध का जो अर्बन सिंध है और रूरल सिंध है, इसके जो पिसे हुए तबकात हैं उनका एक इत्तेहाद पैदा हो गया है। ये इत्तेहाद अब जितनी तेजी से ये पक्का होगा, जुड़ेगा और एक पॉलिटिकल नैरेटिव को फॉलो करेगा, उतनी ही जल्दी से पाकिस्तान के इस जो महकूम सूबा है सिंध का, यहाँ से रेंजर फौज, जागीरदार और ये जो पीर हैं ये सारे ये भागेंगे, क्योंकि अंदर से ये बुज़दिल होते हैं। जब इनको ये खौफ पैदा हो जाए कि अब हमारा बचने का कोई रास्ता नहीं है तो ये भाग जाते हैं, इनसे जंग लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। तो इसलिए अब मैंने जो बात की थी 1994 में रावलपिंडी के JKNSF के कन्वेंशन में कि कश्मीर की आज़ादी की जंग, यानी पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की जंग पाकिस्तान के गली गली, कूचे कूचे और हर बाजार में लड़ी जाएगी। तो उसको अब मैं जोड़ना चाहता हूं इस बात से जो ये सिंध के अंदर इत्तेहाद हुआ है, इसका अर्बन सिंध और रूरल सिंध का। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने कश्मीरी और गिलगिती और बल्ती और दूसरे हमारी जो इलाके की कौमें कराची में, हैदराबाद में और सिंध के दूसरे शहरों में मजदूरियां कर रही हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वो इस वक्त जो है
वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस कॉल पर लब्बैक कहें, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हों इलाकाई सतह पर। तो क्योंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में तो वो रह नहीं रहे, वो तो वहाँ रह रहे हैं। अगर हम लोग, यानी कि अगर हमारा जो 8-10 लाख बंदा कराची में बैठा है, अगर हम इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं और ये सिंधु देश आज़ाद हो जाए, तो पाकिस्तान से हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जब आप सिंधु देश की लड़ाई लड़ रहे हों एज अ जम्मू कश्मीरी या एज अ गिलगिती या एज अ बल्ती, तो ये जहन में रखें कि आप सिर्फ सिंधु देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि आप अपने देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इस जोश से जो है वो आपको आप घुसें उस तहरीक में, उस मूवमेंट में का हिस्सा बने, और पाकिस्तान का जो मिलिट्री ISPR का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और सिंध के जागीरदारों का जो प्रोपेगेंडा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ, उस पर कान मत धरें, उस पर कान मत धरें। वो आपको वरगलाएंगे, वो आपको कई सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है पाकिस्तान की, कामयाब तरीन फैक्ट्री, वो है डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री, समझ रहे ना। तो उसकी आपने नहीं आना, किसी भी तरीके से आपने उसके असर में नहीं आना। ये जितने लोग निकले हैं MQM से और इन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हैं, उनका भी नाम MQM ही रखा है, किसी ने कुछ रखा है, एक पाक सरजमीन पार्टी बनी है, ये सब टट्टू टारे हैं, इनके झांसे में मत आओ। सिंध के अंदर जो ये अर्बन और रूरल सिंध का अब इत्तेहाद हुआ है, इसके अंदर शामिल हो जाओ, इसका हिस्सा बनो, समझे कि नहीं। और अगली बात मैं आपको बताता हूं, अब ये बात मैं बलोच साथियों से करता हूं कि ऐ मेरे बलोच साथियों, ऐ मेरे बहादुर बलोच साथियों, ऐ मेरी बहादुर बलोच बहनों, आप लोग भी अब अर्बन बलोचिस्तान और रूरल बलोचिस्तान का इत्तेहाद पैदा करें। जिस दिन आपने ये इत्तेहाद पैदा कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि बलोचिस्तान की तहरीक आज़ादी और सिंधु देश की तहरीक आज़ादी जो है वो आपस में जुड़ जाए, वो कोऑर्डिनेट करे, और फिर हम जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग हैं और गिलगित बल्तिस्तान जो है के लोग हैं, फिर हम भी जो है वो इसी फार्मूले के तहत जो है, हमारा तो डायस्पोरा है और अर्बन जो है वो लोग हैं, तो इसको इकट्ठा करें। और इसको इकट्ठा करने के बाद हमें चाहिए कि हम अब ये सोचकर अपनी तहरीक को आगे लेके चलें कि हमने सब ने एक साथ आगे बढ़ना है, और उसके लिए वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि अप्रेस्ड नेशंस का एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए, पाकिस्तान की अप्रेस्ड नेशंस का यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए, और एक कमेटी बनाई जाए, जैसे वॉर कमेटी होती है ऐसे एक इंडिपेंडेंस कमेटी बनाई जाए, जिसमें इन तमाम अप्रेस्ड नेशंस के जो लीडरान हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। दोस्तों साथियों, हमें बाहर की ताकतों की तरफ नहीं देखना कि फ़लाँ हमें पैसे देगा, फ़लाँ हमें असला देगा, फ़लाँ हमें हमारी मदद करेगा, फ़लाँ हमारे लिए UN में आवाज़ उठाएगा। कोई नहीं देगा, ना कोई पैसा देगा, ना असला देगा, ना हमारे लिए कोई आवाज़ उठाएगा, जब तक कि हमारी आवाज़ उन ऐवानों तक ना पहुँचे, जब तक हम अपनी जदोजहद में बेमिसाल जो है वो ना हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। याद रखिए 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाना है, काले झंडे उठाने हैं, काली पट्टियाँ बांधनी हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।